शब्द इस बार तुम लोग का मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, ठीक। इसमें अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो पूरा इस तरह से परिभाषा विधिवत लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसमें से एगो टाइप है, 3 टाइप होता है, उत्पत्ति के दृष्टि से, रूपांतरण के दृष्टि से और बनावट के दृष्टि से। कोई एगो टाइप पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। सबसे पहले इसका परिभाषा से यहाँ से देखते हैं, शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले, जैसे वैसा ही सब उसी को हम लोग शब्द मानेंगे जिसका कुछ अर्थ पता हो। जैसे मान के चलो कोई कह दिया हन हन, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं लेना। कोई हम से कह दिया न क, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक। तो वही शब्द होता है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर उसका अर्थ नहीं पता है या अर्थ कुछ होता ही नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई वो शब्द नहीं है। जैसे में देख लीजिए घर, घर का मतलब तो होता ही है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो रोटी हम लोग खाते हैं। हिमालय मतलब हिम का आलय मतलब बर्फों का घर, हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोला रुकावो करा गया। ये शब्द जो शब्द है ना, ये सब घर है, रोटी है, हिमालय है, चतुरानन है, दशानन है, सबका अर्थ हम लोग को पता है तो ये सब शब्द हैं। बाकी जिसका अर्थ नहीं पता है वो क्या है, शब्द नहीं है। अब कोई कह दिया जड़मेथा, ठीक है, जड़मेथा कुछ अर्थ नहीं है, जड़मेथा क्या है, शब्द नहीं है। अब देखो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, 4। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं और बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि रूपांतरण के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, तो 2 गो। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 गो। और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 गो भेद होते हैं, ठीक। पहले हम देखेंगे कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला जो शब्द होता है उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। तत्सम, इसका परिभाषा कितना आसान है। संस्कृत का वह शब्द जिसका हूबहू प्रयोग हिंदी में हो। शब्द कहाँ का है, संस्कृत का है, लेकिन प्रयोग कहाँ हो रहा है, हिंदी में हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। परिभाषा इसका लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे संस्कृत का वह शब्द जिसका हूबहू प्रयोग हिंदी में हो उसे कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल होता है, लेकिन इसका ये संस्कृत का शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, हिंदी में करते हैं ना। फल, फल का मतलब समझते हैं खाने वाला जो पेड़ में पड़ता है। तो फल जो है संस्कृत का शब्द है, हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हिंदी में करते हैं। पुस्तक कहाँ का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हिंदी में। हूबहू प्रयोग करके जैसे संस्कृत में है उसी प्रकार से अगर हिंदी में कर रहे हैं तो उसको कौन सा शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे, ठीक। दूसरा जो शब्द का भेद है वो है तद्भव, ठीक। तद्भव यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव पूछेगा कि तद्भव किसे कहते हैं, तो कहेंगे तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। कि तत्सम का परिभाषा अभी बताए कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हूबहू प्रयोग कहाँ हो, हिंदी में हो, उसे क्या कहते हैं, तत्सम। अब हम संस्कृत का शब्द लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ बिगाड़ देंगे उसको, ठीक। कोई मात्रा हटा दिए, ऊपर रेफ दिया है र का, रेफ हटा दिए, अंत में हलंत दिया है, हलंत हटा दिए, अंत में म दिया है, म को हटा दिया। यानी कि संस्कृत के शब्द को थोड़ा सा बिगाड़ करके और हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं तो उसे कौन सा शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे, ठीक। इसका परिभाषा होता है कि संस्कृत का वह शब्द जिसको थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तद्भव कहते हैं। नहीं तो किताब का परिभाषा है कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक। जैसे में देखो कर्पूर जो है ना वो संस्कृत का शब्द है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें जो ऊपर रेफ दिया है, रेफ को हटा के क्या करती हैं, कपूर करती हैं। तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अग्नि होता है संस्कृत में, इसको हम लोग सुधार कर क्या बना दिए हैं, आग बना दिए हैं। तो अग्नि का तद्भव क्या हुआ, आग हुआ। कर्पूर का तद्भव क्या हुआ, कपूर, ठीक। शब्द का उत्पत्ति के दृष्टि से जो तीसरा परिभाषा है, ठीक, वो है देशज। देशज, देशज का मतलब होता है
कि जो देश की बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग हो। जैसे हम लोग घर पे जो भी वर्ड का यूज करते हैं किसी सामान के लिए, जैसे मान लीजिए लोटा हो गया, थरिया हो गया, छिपा हो गया, कटोरा, वो पहले के लोग मानते थे, पगड़ी हो गया, खुनगी हो गया, डिबिया हो गया, ठीक। तो देश की बोलचाल में, हम लोग भारत में रह रहे हैं तो भारत की देश की बोलचाल में जो भी शब्द है उसे हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। पाकिस्तान वाला जो है वो लोग अपने भाषा में जो भी शब्द बोलता होगा उन लोगों का देशज हुआ। चाइना वाला जो भी चिंग चुंग चांग करता होगा उन लोगों का देशज हुआ। उन लोगों का नाम होता है चिंग चुंग चांग, चिंग पिंग, ठीक, इस तरह से कुछ नाम होता है। तो जिस देश मतलब सब देश का होता है, तो हम लोगों के देश की बोलचाल की भाषा में जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं, ठीक। उसके बाद चौथा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं विदेशज। देखो इसके नामे में अर्थ छुपा हुआ है, विदेश और जन्म मतलब जन्मा हो, कहाँ जन्मा हुआ, विदेश में, यानी कि जिसका जन्म विदेश में हुआ हो उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ, उसे क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे स्कूल इंग्लिश का शब्द है ना, हॉस्पिटल इंग्लिश का शब्द है, बुक, टेबल, ये सब क्या है, इंग्लिश का शब्द है। अल्फाज उर्दू का शब्द है, ठीक। किताब उर्दू का शब्द है, उसका हिंदी में पुस्तक हम लोग कहते हैं। किताब का हिंदी क्या होता है, पुस्तक होता है। इसका किताब जो होता है ना वो उर्दू का शब्द है, ठीक। देखो बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द टोटल 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगिक। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो वैसा शब्द जिनको खंड करने पर, खंड मतलब तोड़ने पर सार्थक अर्थ न मिले। जैसे ये पहला हम दिए हैं नाक, तो अगर हम नाके को तोड़ देते हैं, मतलब नाक शब्द को तोड़ देते हैं तो क्या आता है जी, ना और क, तो इसका भी कुछ अर्थ नहीं है और इसका भी कुछ अर्थ नहीं। तो वैसा शब्द जिसको खंड करने पर सार्थक अर्थ न मिले तो क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे नाक, काम, चल। इसमें देखो इसमें ज्यादा 2 शब्द है, 2 अक्षर वाले शब्द आते हैं। रूढ़ शब्द में ज्यादा 2 अक्षर वाले शब्द आते हैं, ठीक। इसमें खंड अगर करेंगे तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो अगर मान के चलो कि कामे का हम करेंगे तो का और जोड़ म, का कुछ अर्थ नहीं होता है, म का भी कुछ अर्थ नहीं होता है। तो 2 अक्षर के हमको लगता है कि सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा जो है यौगिक, केमिस्ट्री में भी यौगिक पढ़ा है तुम लोग, तो उसमें यौगिक का परिभाषा है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को जोड़ने में थी, वो निश्चित अनुपात में जोड़ने को। तो 2 या 2 से अधिक को तत्वों को ना जोड़ते हैं, इसमें भी 2 शब्द को मिलकर बनता है, ठीक। इसको अगर हम खंड करेंगे तो वहाँ सार्थक अर्थ निकलेगा। मान लो कि विद्यालय का अगर हम खंड कर रहे हैं तो क्या होगा जी, विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब समझते ही है लोग, आलय का मतलब घर, ठीक। दूसरा है विद्या सागर, तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस सागर। यानी कि वैसा शब्द जिनको खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले उसे कौन सा शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यासागर, हिमालय, घुड़सवार, होता है ना, दोनों अर्थ निकले, दोनों का हो सार्थक अर्थ। तीसरा जो शब्द का भेद होता है बनावट या रचना के दृष्टि से, उसे कहते हैं योग रूढ़। देखो योग रूढ़ कहो चाहे बहुब्रीहि समास कहो, दोनों एक ही चीज है। बहुब्रीहि समास में पढ़े थे हम लोग 2-3 दिन पहले कि जो अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ का प्रकट करे, ठीक। योग रूढ़ भी क्या होता है कि ये अपना अर्थ प्रकट नहीं करता है, ये दूसरा अर्थ प्रकट। मान लो कि लिखे हैं गजानन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुंह, जिसका मुंह हाथी के समान। किसका मुंह हाथी के समान है, गणेश जी का। तो गजानन शब्द कहते हैं हम लोग के मन में किसका बता रहा है, गणेश जी का बता रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द। दूसरा है चक्रपाणी, माने कि चक्र को धारण करने वाला। चक्रपाणी कहते वक्त हम लोग को सरस्वती जी का मन में बात आ जा रहा है, ठीक। विष्णु जी का आ जा रहा है, ठीक। तो चक्रपाणी कौन है, विष्णु जी। वीणा पाणी, ठीक।
तो बीणा पाणी कहते ही हम लोग के मन में किसका आ रहा है? सरस्वती जी का। तो ये सब जो शब्द है ये दूसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ये कौन सा भेद हुआ? यौगरूढ़। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गजानन कौन सा शब्द का रूप है? यौगरूढ़ शब्द का रूप है। ठीक, विद्यालय कौन सा शब्द का रूप है? यौगिक शब्द का रूप है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी देता है। एक बार फिर देख लो, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 गो भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 गो भेद, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। और रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद, विकारी और अविकारी। देखो, अब रूपांतरण के दृष्टि से यानी कि शब्द का जो रूप होता है वो कब कब बदल जाता है। जैसे मान लो कि राम पढ़ता है। कई गो राम है? एगो राम है। लड़के पढ़ते हैं, तो ता से ते हो गया, यानी क्या होगा? एक वचन से बहुवचन में चला गया, तो वो ता से क्या हो गया? ते हो गया। उसी प्रकार से तो रूपांतर के दृष्टि शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। यानी कि जिन शब्दों का रूप कारक, वचन या समय काल के अनुसार बदल जाता है। जैसे मान के चलो कि राम जाता है, राम जाता था और राम जाएगा ना। तो सिर्फ रामे है, लेकिन काल के अनुसार एक में है लग रहा है, एक में था लग रहा है, एक में गा लग रहा है। इसका जो रूप है, जाना का जो रूप है, वो तीनों काल में अलग अलग हो जा रहा है ना। ये वचन के अनुसार बदलता है। तो मान लो कि राम जाता है और लड़के जाते हैं। तो राम जाता है, एक है तो जाता है, और ढेर है तो जाते हैं। यानी कि वचन के अनुसार भी क्या हो जा रहा है? इसका रूप बदल जा रहा है। तो वैसे शब्द जिनका रूप, वचन, लिंग, कारक और काल के अनुसार बदल जाए उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिनका रूप, वचन, काल, लिंग के अनुसार बदल जाए उसे कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। ये जैसे में नहीं, प्रकार है इसका। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक इसके उल्टा वैसे शब्द जिनका रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि, बोध। अब देखो, इन्हीं शब्दों को, अविकारी शब्दों को ही हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द, अव्यय का मतलब होता है अव्यय, मतलब किसी भी हाल में इन लोगों का जो रूप होता है वो नहीं बदलता है। जैसे में देखो, अव्यय शब्द हो जाएगा प्रति, अति, आ, यथा। इस तरह का जो शब्द होते हैं इन लोगों का रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। तो हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं।